बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल की एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं हम। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एहतसाब का नारा लगाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंशूर, बड़ा अहम मंशूर में ये मेन चीज़ थी कि एहतसाब किया जाएगा और कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन अभी जिस तरह हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और इन 2 सालों में एहतसाब नाम की हमें कोई चीज़ नज़र वहाँ पे नहीं आई, बल्कि हमने मुख्तलिफ ऐसे महकमा जात की निशानदेही भी की है जहाँ करप्शन हुई है और वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह किया गया है, तमाम फाइलें उनको भेजी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपको ये बताते चलें कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विज़न था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ने जो अपना मंशूर पेश किया था, ये अपने मंशूर से क्यों हट गए हैं, इसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका, इसके ऊपर तबादला ख्याल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यासिर आरिफ साहब। यासिर आरिफ साहब, जिस तरह आपको हमने पहले भी बताया था कि ये प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑफिसर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के और आजकल ये अपनी भरपूर साफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। यासिर आरिफ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। आपसे ये हम पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन में 2021 के आम इंतखाबात हुए थे आज़ाद कश्मीर के, उसमें जो अहम नारा था, जो स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एहतसाब का था और जो एक इमरान खान का नज़रिया था, जिस नज़रिए को देख के लोगों ने बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया, अब वो नज़रिया वहाँ दफन होता नज़र आ रहा है। वो तमाम सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही है। जो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब हैं, जिनसे लोगों की बड़ी तवक्कुआत, बड़ी उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? देखिए उस्मान साहब, ये बात दुरुस्त है। आज़ाद कश्मीर में जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने जा रहे थे, तो कमोबेश हर शख्स की यही तवक्कुआत थी कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतसाब के निज़ाम को जो है ना मुस्तहकम करेंगे। वो इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को एक दुरुस्त डगर पे लगाएंगे। वो करप्शन, बदनवानी, क्रिमिशन, रुश्वतखोरी और वो तमाम तर चीज़ें जिन्होंने रियासत की बुनियादों को खोखला किया है, उन तमाम चीज़ों से हट कर रियासत के लोगों के मफाद में, आम आदमी के मफाद में काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से तमाम चीज़ें इसके बरअक्स हुई और अब सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमने गलत अंदाज़े लगाए, हमने जो तवक्कुआत रखी थी वो गलती पे मबनी थी और आज सभी लोग, चाहे उनकी जमात के अंदर हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक है, वो अपने उन तवक्कुआत पे न सिर्फ नादिम हैं बल्कि शर्मिंदा और शर्मसार भी हैं। अच्छा। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल आपके साथ शेयर करूं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा लेते ही एक बड़ा अनाउंसमेंट करवाई थी कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सरकार से तनख्वाह और टीएडीए वसूल नहीं करूँगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा ऐलान था यासिर साहब। उन्होंने कहा था कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, कोई मुराद नहीं लूँगा, कुछ टीएडीए नहीं लूँगा। लेकिन हमने ये देखा है कि वो मुराद टीएडीए से कहीं बढ़ के और कुछ ले रहे हैं। नहीं, देखें, ये ऐसा नहीं है। नहीं, जो अखराजात हैं, जो जी, जी, मैंने जी, पिछले बिल्कुल, प्रोग्राम में भी बिल्कुल, ये जिक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अखराजात हैं, वो इन मुराद से, इन टीएडीए से कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी, ऐसी है, ऐसी है। जो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, वाक़ई वो तनख्वाह नहीं ले रहे, वो बिल्कुल, अपना वो तो पता है। टीएडीए नहीं ले रहे, जी हाँ। दोनों चीज़ें नहीं ले रहे। लेकिन तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर की कितनी बनती है लगा मिला के लगभग ये 5 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो एक बड़ी सनसनीखेज़ खबर मंज़र आम पे है, हर जगह पे उसका चर्चा है, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के एक एडवाइज़र वो 1 माह का तकरीबन 4 लाख रुपए का फ्यूल फूँक गए। पिछले 3 माह के अंदर उन्होंने 12 लाख रुपए का, 12.5 लाख रुपए का फ्यूल फूँक दिया। अब ज़रा इस चीज़ को, हम कहते हैं ना, चीज़ों का हमेशा कहते हैं कि तज्ज़िया करें। ज़रा इसका जायज़ा लें कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे, बहुत अच्छा, 5 लाख रुपए हुज़ूर आप नहीं ले रहे, लेकिन आपका एक एडवाइज़र सिर्फ गाड़ी में फ्यूल 4 लाख रुपए का फूंक जाता है। तो ये बताएंगे आपकी ये तनख्वाह न लेने से इस रियासत के गरीब शहरी को क्या फ़ायदा हुआ? वो अल्बोर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस के ऊपर बैठा हुआ, लेटा हुआ वो पेशेंट कि जो बेयारो मददगार है, जिसके पास अच्छा बेड नहीं है, जिसके पास जिसे लिटाने के लिए वहाँ पे कोई जगह मैसर नहीं है, आप खुद भी जाके वहाँ पर देख के आए थे माजी में। आपकी ये तनख्वाह न लेने से, अगर दूसरी तरफ आपके बगल में बैठा हुआ एक शख्स अगर आपकी तनख्वाह जितना सिर्फ पेट्रोल फूंक जाता है, तो आपके इससे तनख्वाह न लेने से रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अगली बात जो आप जिस पे बात कर रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो बजट है, माजी की निस्बत, माजी की हुकूमतों के निस्बत, वो ये हुकूमत
कई तेजी से खर्च किए जा रही है। अभी कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस का जो बजट था पिछला, वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के ऐलानात की नज़र हो गया, जिसके बाद दोबारा मालियात के साथ तहरीक की गई और ये बजट उड़ाया और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है बेदर्दी से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं आपको। कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म मुज़फ़्फ़राबाद के अक़ब में वाक़े एक सिटी स्कूल में गए थे। सिटी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है जो भारी भरकम फीसें लेता है और महंगा तरीन मुज़फ़्फ़राबाद का स्कूल है। वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर गए एक तकरीब में, और तकरीब में जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, उन अनाउंसमेंट्स का हुजम 35 लाख रुपए बन रहा था। 35 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी मौजूद है। 35 लाख रुपए सिटी स्कूल के लिए अनाउंस कर दिए गए। और ये अनाउंसमेंट कब हुई? जब इस प्राइवेट स्कूल की तकरीब में जाने से चंद दिन कबल आज़ाद कश्मीर के बोर्ड्स के सरकारी इदारों के नताइज आ चुके थे, और नताइज ज़ेरे बहस थे कि बदतरीन परफॉर्मेंस आज़ाद कश्मीर के सरकारी स्कूलों ने दी है। तो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने सरकारी स्कूलों की वो दुरुस्तगी करने के लिए, उस महकमा तालीम को ठीक करने के लिए, उनकी सरजरिश करने के बजाय एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जाके 35 लाख रुपए अनाउंसमेंट करके क्या जेस्चर दिया, ये 35 लाख रुपए यासर साहब, ये 35 लाख रुपए अगर वहाँ लगाए जाते, अभी भी हमें ये इतला मिली है कि आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले के बाद अभी भी 900 स्कूल जो हैं उनको छत मुयस्सर नहीं है। वो बच्चे बच्चियाँ जो है सर्दी और गर्मी में बाहर बैठ के खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। इन 35 लाख से मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 3 से 4 स्कूल आराम से बन सकते थे, आराम से बन सकते थे। वहाँ के जो बच्चे नीडी बच्चे हैं, जो उनकी जरूरियात पूरी की जा सकती थी। फिर इसको यहीं पे क्यों आप ले जाते हैं? और ये भी 35 लाख रुपए किसी प्राइवेट स्कूल को तो आप दे ही नहीं सकते हैं। प्राइवेट स्कूल तो वो वैसे ही आवाम की जेबों से इतने सारे पैसे ले रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों का देखें, जिस तरह सिटी स्कूल है, ये तो पूरा एक स्कूल ऑफ चेन है इनकी मुल्क भर में, और इनकी इतनी भारी भरकम फीसें हैं। ये अवाम से जिस तरह पैसे लेने हैं, लोगों से पैसे लेने हैं, और प्राइवेट स्कूल को 35 लाख रुपए देना, मैं समझता हूँ तो ये तो कौमी खजाने के साथ सरासर ज्यादती है। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और फिर ये देख लें आगे क्या है सरकारी स्कूलों का। वो जो फॉरेन फंडिंग आनी थी 6 अरब रुपए की, उसके ऊपर क्या दमा चौकड़ी मचाई गई, उसके ऊपर क्या खेल खेले गए। यानी हमारा कहने का मकसद ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा हुआ शख्स ना इस रियासत के साथ मुखलिस है, ना इस रियासत की अवाम के साथ मुखलिस है, ना गरीब से उसे कोई सरोकार है। उस शख्स के अपने शौक हैं, उस शख्स के अपना मजाज है, उस शख्स की अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन है। उसके ऊपर वो इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं, वो निजी महफिलों में बिल्कुल जो है ना ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि वसाइल और सरमाया खर्च करके इस मनसब को हासिल किया गया, इसको इस्तेमाल भी हमने ऐसे ही करना है। और आपको मैं एक दिलचस्प बात शेयर करूं, एंजॉय करने के लिए वो इन्होंने ये बिल्कुल सारी देख लें, कराची का कल टूर देख लें, दीगर चीज़ें देख लें, कहाँ पे आपको संजीदगी नजर आती है। मैं आपको बात बताऊँ, आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद का खौफ हमेशा से सरदार तनवीर इलियास खान के असाब पे सवार है। वो अपनी निजी महफिलों में भी इस चीज़ का बरमला इज़हार करते हैं कि ये बात मानी नहीं रखती कि कोई कितना अरसा इक़्तिदार के वज़ीर आज़म रहा या इक़्तिदार के मनसब पर फाइज रहा। ये चीज़ अलबत्ता मानी रखती है। वो ये कहते हैं कि वो शख्स जितना अरसा रहा उसने किस तरह हुकूमत की, और आप उनके सारे इस इक़्तिदार के स्टाइल को देख लें, उस सारे स्टाइल से उनकी ये झलक नजर आती है कि वो किस तरह एक शाना अंदाज में इक़्तिदार के मनसब पर जब तक वो हैं, वो रह कर लोगों को ये तासर देना चाहते हैं कि मैंने इस तरह हुकूमत की। क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैं अपना जैसा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया कि हम जो है सेक्रेटरीज़, मुख्तलिफ वज़रा और सरकारी महकमा जात जो बड़े बड़े अफसरान हैं और जो वज़रा हैं, उनके जो मुराद हैं उनमें कमी का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी अब कोई लग्जरी गाड़ी कोई इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी, और वो बिजली के बिल अब खुद देंगे, गैस के बिल खुद देंगे, और क्योंकि मुल्क इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो इसके बरक्स से हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हालांकि आज़ाद कश्मीर को भी कहा जा रहा है कि फ़ंड्स की कमी का सामना है, और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक तरफ हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस करके ऐसे ऐसे लोग अपने साथ लगाए हुए हैं, और उनको गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, वो फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ड्राइवर भी मिले हुए हैं, और सरकारी ख़जाने को तो इस तरह लूटा जा रहा है। और हाल ही में अभी एक और रिपोर्ट आई है कि सेक्रेटरीज़ को और उनके लिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ ली जा रही हैं ताकि उनको खुश किया जा सके। ऐसी कोई है? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास बेतहाशा इख्तियारात होते हैं। जितना उन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल इस दौर के अंदर किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी नहीं किया गया। बिला इस्तेकाक और कोऑर्डिनेटर्स लगा के
उनको दर्जनों गाड़ियाँ दे दी गई, वो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, लास्ट टाइम जब ये मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अभी दोबारा जिन्हें फारग किया गया, एहसान खालिद कियानी साहब, जब इन्हें पहली दफ़ा फारग किया जा रहा था तो हमें कश्मीर हाउस में खुद हम मौजूद थे, तो ये आए हमारे पास से ये गुजर रहे थे। तो एग्जैक्टली वही दिन था, शायद गालिबन दूसरा दिन था उसका, जब जफराबाद सिटी स्कूल से हम वो अनाउंसमेंट करके प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर 35 लाख का आए थे। उन्होंने एक बड़ी निकलते हुए दिलचस्प बात कही थी स्टाफ को, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल में मुझे खबर आ गई है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये ग्रीन बुक है। इसके अंदर जो रूल्स और ज़ाब्ते हैं इसकी पासदारी मैंने करनी है। मैं इसका इस किताब के सामने किताब के रूल्स की मौजूदगी में के पेश नज़र मैं जवाबदेह हूँ, मैं इससे मगाए नहीं जा सकता। सही बात। अगली बात जो आपने कही कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, हम इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है खैर देखते हैं, उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे भले चला दें कि ब्यूरोक्रेट्स ग्रेड 21 और 22 के ऑफिसर्स के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 2-2 गाड़ियों का इस्तेकाक उन्हें दे दिया है। ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उनके लिए दे दिया है। वो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त उसने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को सरदार तनवीर इलियास खान को मुकम्मल तौर पर जिच कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपने वो जो एक उनका तासर था, जो बाहर की एक जो है ना वो दुनिया देख रही थी, उसके बरक्स बुरी तरह ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे में आ चुके हैं। वो इन्हें इस लेवल तक ले गए हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को अब आंखें नहीं दिखा सकते। अगर दिखा सकते होते तो आपको याद है अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने क्या कहा था कि ये कमबख्त ब्यूरोक्रेट, मैं इन्हें जूते मारूंगा। लेकिन फिर कश्मीर हाउस में ब्यूरोक्रेट्स के लिए 26 कमरे अलाट किए गए और उन कमरों की खबर एक्सपोज हुई, उसकी वकालत और उसको डिफेंड कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कर रहे हैं। और कल ईवान के अंदर, असेंबली के अंदर भी उसकी गूंज हुई है, शोर शराबा गूंज हुई है। और इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चीफ एग्जीक्यूटिव और स्पीकर बिल्कुल ये दोनों इस इशू पर और एक अद और इशू पर तकरीबन एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। और लगता ये है कि वो स्पीकर को गिराने जा रहे हैं और स्पीकर अपनी तदबीर करेंगे। कौन पहले गिरता है या कौन पहले जाता है, ये भी आइंदा दिनों में नाजरीन के लिए ख़बर है। ये भी एक बड़ी डिबेट और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखते हैं इसके नताइज क्या होंगे। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ब्यूरोक्रेसी के सामने बेख्तियार है, वो ब्यूरोक्रेसी के सामने कुछ नहीं कह सकते। और ब्यूरोक्रेट्स खुद अपनी निजी महफिलों में ये बात करते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर हमें जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं, इन डायरेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी इस ग्रीन बुक की सूरत में, इस कानून और इस एक्ट की सूरत में हम के पेश नज़र हम नहीं कर सकते। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर है, उनके सामने यस सर कहना, उनके सामने आर्ग्यू न करना, ये हमारी ड्यूटीज़ में शामिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये बात कम से कम 1 साल बाद जाके पता चलेगी, अगर वो मौजूद रहे, कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ कहाँ कहाँ क्या हाथ कर चुकी है। अच्छा, इसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि वज़ीर आज़म की रियासत नहीं है सियासत में, पहली दफ़ा वो आए हैं, वो ये समझते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से वो उठ के सियासत में फौरी तौर के ऊपर आ गए। तो उन्होंने ये समझा कि मैं एक जो लफ्ज़ में कहूँगा वो एज़ इट इज़ मन-ओ-अन जो है उसको मान लिया जाएगा, जो मैं ऐलान करूँगा वो मन-ओ-अन उसके ऊपर तस्लीम कर लिया जाएगा। ये मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह मैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का मैं बहुत बड़ा सेठ था, तो अब मेरे नीचे जो मुलाज़मीन थे, ये जो पूरी रियासत के लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, ये मेरे मुलाज़मीन हैं। मेरे ख्याल से उनके ज़हन में अभी तक यही बात है। 100% यही बात है, 100% यही। और मज़े की बात मैं बताऊँ, कहाँ हमारा मीडिया मासवा चंद एक लोगों की, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी जनरल पब्लिक कुछ उम्मीद से और कुछ जिसे आप कह सकते हैं कि मायूस होकर इस सारे आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हुकूमती सेटअप के सामने सरेंडर कर चुके हैं, मैनेज हो चुके हैं। मासवाइक जो हमने उन लोगों को, वो जो इसमें इस तमाम चारों कैटेगरीज में जो लोग नहीं हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी इसमें मुकम्मल तौर पर स्टैंडर्ड कर चुकी है। आप छोटी सी मिसाल देख लें, कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये कल वज़ीर आला सिंध को जाके एक नोटिफिकेशन दिया गया, 22 कनाल अराजी आज़ाद कश्मीर में सिंध हाउस के लिए मुख्तस कर दी गई, नोटिफिकेशन थमा दिया गया। इससे पहले KPK के सीनियर मिनिस्टर आए थे, एक जगह जाके प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करवा के उन्हें कहा था कि KPK हाउस के लिए हम आज़ाद कश्मीर में आपको जगह दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, माजी में आपने अगर तारीख की, मैं बादशाहों की
तारीख पढ़ी हो ना, दुनिया की तारीखें जो आज तक चली आई हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से पहले की, तो वहाँ पे आपको पता चलता था कि जब कोई एक मुल्क, कोई एक बादशाह दूसरे किसी मुल्क के या बादशाह के सामने सरेंडर करता है तो उसके हवाले से मुख्तलिफ जेस्चर्स वो दिया करते थे। उन मुख्तलिफ जेस्चर्स में एक ये भी होता था कि कभी वो एक बादशाह जो सरेंडर कर रहा हो दूसरे के सामने, तो वो अपने कासिद के ज़रिए जो मिट्टी होती थी वहाँ की, अपनी जो मिट्टी होती थी, वो तोहफे में किसी चीज़ में सजाब बनाकर दूसरे बादशाह को जाके उसके माल में पेश दिया कर देते थे कि ये ने हुजूर। मतलब इसका ये होता है कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली, हमने आपकी जो है ना ग़ुलामी कबूल कर ली। ये जेस्चर्स थे। और लेटेस्ट जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, आपकी और मेरी पाकिस्तान के साथ हमारा तल्लक, पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ और महवर है, अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और पाकिस्तान हमारी उस पार के कश्मीरियों को भी और हमारी भी उम्मीदों का महवर और मरकज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उस उसूल और ज़ाब्ते की कि स्टेट सब्जेक्ट इस रियासत को, ये रियासत आज़ाद कश्मीर जो यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा खित्ता है, जब तक मसला कश्मीर का इस्तिस्वाब राय के ज़रिए हल न हो जाए तब तक। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जाकर नोटिफिकेशन 22 कनाल का जाके वज़ीर आला सिंध को पेश कर आते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है कि आपने स्टेट सब्जेक्ट एक्ट के बारे में आपको पता है, स्टेट सब्जेक्ट रूल्स के बारे में आपको पता है, आप इस रियासत की असासियत को समझते हैं, आप किस ज़ाब्ते और उसूल के तहत, किस इख्तियार के तहत रियासत को जो है ना किसी के गिरवी छोड़ना चाहते हैं, किस रूल के तहत आप इस धरती की मिट्टी का सौदा करना चाहते हैं। लोग अब इस बात पे मुकम्मल तौर पे यकीन करने लगे हैं कि वो एजेंडा जिसके बारे में पहले सिर्फ खबरें थी, ये किसी एजेंडे की तकमील के लिए मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। और ये दूसरी तरफ अब मुझे नहीं समझ आ रही राजा फारूक हैदर क्यों खामोश है। वो राजा फारूक हैदर जो पिछली बार अपनी हुकूमत के दौरान जब वफाक को टकरना होता था तो बड़े वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में पूछा करते थे कि हमें बताया जाए कि आप क्या कर रहे हैं इस रियासत कश्मीर का, आप आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या कर रहे हैं। कहीं कोई मेरा और मेरे अवाम का सौदा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन वो भी खामोश है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन। जिस तरह आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन ने चुप साध दी है, पीपल्स पार्टी के लोग इस मामले पे खामोश हैं, जो नून लीग के हैं राजा फारूक हैदर साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो इस मामले के ऊपर बड़ा हसासियत वाला मामला है, वो तो बड़े दबंग अंदाज में बोला करते थे। अभी तक उनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से इसके ऊपर, पीपल्स पार्टी खैर नहीं बोलेगी क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की है, और वो चाहेंगे कि यहाँ सिंध हाउस बनता है तो बने, क्योंकि वो तो इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ राजा फारूक हैदर साहब के लिए ये बड़ा एक सवालिया निशान है और लोग उनसे पूछेंगे। और जिस तरह हमारे बाकी जो रहनुमा है, हम उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर ज़रूर वो क्वेश्चन रेज़ करेंगे कि ये किस तरह और क्यों किया गया, और वज़ीर-ए-आज़म को क्या इस मामले की हसासियत का नहीं पता है। स्टेट सब्जेक्ट के बारे में उनको इल्म होना चाहिए था कि अगर स्टेट सब्जेक्ट के बारे में उनको इल्म होता तो वो ये इक़दाम ना करते। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला यसराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा अपने प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ और चंद अहम स्टोरीज़ के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।